आमतौर पर हम ये पढ़ते हैं जिस भी पार्टी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं वो कोर्ट जाएगी और रेमेडी सीख करेगी। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इससे अलग है। यहाँ पे जिन पार्टी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं जरूरी नहीं है कि वही पार्टी जाए। कोई भी पर्सन जिसको लगता है कि इस मैटर से पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकती है। अब आप सोचोगे पब्लिक इंटरेस्ट होता क्या है? कोई भी मैटर जो कि ह्यूमन राइट के वायलेशन से रिलेटेड हुआ, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कभी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, टेररिज्म से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें किसके मैटर हुए? पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर हुए। तो किसी भी तरीके की लिटिगेशन कोर्ट में चल रही है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इज नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जी हाँ, जनहित याचिका। अब फाइल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कॉज के लिए फाइल किया जाए, किसी और रीजन की वजह से फाइल ना किया जाए। किसी तरीके की पब्लिक के जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इनका हनन हो रहा है। अब ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लॉ के अगेंस्ट नहीं बल्कि प्राइवेट लॉ के जो मैटर्स हैं उनके अगेंस्ट भी अवेलेबल है। जैसे हम ट्रिपल तलाक का मैटर देख सकते हैं, इसके लिए भी PIL गई थी कोर्ट में। तो PIL वो हथियार है जिससे कि जो कोर्ट है वो रिव्यू करता है पब्लिक अथॉरिटी की फंक्शनिंग को, कि वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या फिर जो लॉज हैं वो किसी पर्सन के राइट्स को तो नहीं वायलेट कर रहे हैं। तो क्योंकि एक डर क्रिएट हो जाएगा पब्लिक अथॉरिटी के अंदर कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके लिए कोई भी पर्सन उठ के कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उसे एंटरटेन भी करेगा। अब आते हैं अगली स्लाइड पे और देखते हैं इसकी शुरुआत हुई कैसे। अब ये जो हमारा कंसेप्ट है ये हमने USA से लिया है। उधर ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट है 1960 के टाइम से ही चला आ रहा है, लेकिन इंडिया में कंसेप्ट 1980s के स्टार्टिंग में आया था और जो मेन प्रोपाउंडर्स थे इसके थे जस्टिस PN भगवती और VR कृष्णा अय्यर। इन लोगों ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब रीज़न क्या था इसे इंट्रोड्यूस कराने का PIL को? अब आप देखो 1980 में हुआ था, मतलब इससे जस्ट पहले कौन सा टाइम था? इमरजेंसी वाला टाइम, जो कि इंदिरा गांधी ने इम्पोज किया था। तो लोगों के बहुत सारे राइट्स वायलेट हो रहे थे। अब इसमें क्या हुआ कि कोर्ट ने एक तरीका निकाला कि जिससे जो लोग गरीब भी हैं, जो इतने वेल टू डू नहीं भी हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको राइट्स ही नहीं पता अपने, तो वो लोग भी कोर्ट में खुद को रिप्रेजेंट कर सके। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन के थ्रू, या फिर उनके बिहाफ पे कोई पर्सन आके खड़ा हो। सपोज मैं एक पर्सन हूँ, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, मुझे किसी तरीके का लूप होल दिख रहा है तो मैं कोर्ट में उस मैटर को लेके जाऊंगी। अब बाकी लोग जिनके लिए मैं लड़ रही, क्या पता उन्हें अपने राइट्स ही ना पता हो, लेकिन हुआ ना उनका फायदा। अब जो हमारा पहला केस था वो आया था हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा था। इसमें क्या हुआ था, बिहार जेल में जो प्रिजनर्स थे, ठीक है, बहुत सारे प्रिजनर्स थे, बहुत ज़्यादा इनह्यूमेन कंडीशन में उन्हें रखा गया था और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स काफ़ी समय से उन्हें जेल में रखा गया था। क्या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को एक समय तक ही तो हम जेल में रख सकते हैं ना? उन्हें इतने टाइम तक जेल में रखना, जितना उनके ऑफेंस का पनिशमेंट मिलता है उससे ज़्यादा टाइम तो जेल में ऐसे ही काट लेते हैं ट्रायल होने से पहले, बीइंग ओनली एज अ अंडर ट्रायल प्रिजनर। तो इन सबको रिलीज करवाएगा, अराउंड 40,000 प्रिजनर्स को रिलीज करवाया गया इस PIL के थ्रू। तो PIL कितना पावरफुल है इसका अंदाजा तो लग ही गया होगा। अब अगले साइड पे देखते हैं, इस PIL के कंसेप्ट को नया डायमेंशन दिया जस्टिस PN भगवती ने SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से। उसमें इन्होंने ये बोला कि कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो है वो कोर्ट में आ सकता है, ठीक है, अगर किसी भी तरीके का लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसी पब्लिक एट लार्ज का अगर वायलेट हो रहा है। इसमें जस्टिस PN भगवती ने ये बोला कि इसके लाने का मेन कंसेप्ट ये है ना कि जो प्रोसीजर को लेकर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व रहती हैं और इतनी ज़्यादा जो कोर्ट की फ़ी रहती है, ये सब चीज़ें लोगों को फेस ना करनी पड़े। इनफैक्ट जस्टिस PN भगवती ने तो ये भी बात कही कि अगर एक नॉर्मल लेटर होगा ना जो कोर्ट को एड्रेस कर रहा है और उस लेटर के अंदर कोई पब्लिक कॉज है तो उसे भी एज ए PIL मानेंगे, और ऐसा हुआ भी है। तो एक लेटर को भी PIL का मतलब कंसिडर किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है इसके अंदर ही आपको PIL लिखना है। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे ये देखेंगे कि PIL कौन कौन से मैटर पे अब तक लागू हुआ है। पॉल्यूशन रिलेटेड मैटर, बंधुआ मजदूरों से रिलेटेड मैटर, या फिर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वुमेन के अगेंस्ट एट्रोसिटीज हो रही है जैसे उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, ब्राइड बर्निंग, डाउरी के मैटर्स, ये सारे मैटर्स हो गए। अगले स्लाइड पे और कॉजेज देखते हैं, जैसे पुलिस कस्टडी में बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, इसके लिए PIL है। देन चिल्ड्रन जो कि निगलेक्टेड रहते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप के साथ टॉर्चर हो रहा है, माइनॉरिटी आप रिलीजियस बेसिस पे किसी बेसिस पे माइनर है, या फिर जो विक्टिम्स होते हैं किसी राइट के उनके थ्रू PIL होता है।
और देखने के लिए आता है अगले स्लाइड पे, फूड एडल्ट्रेशन का जो मैटर है वो भी पीआईएल में एंटरटेन हो सकता है, हेरिटेज और कल्चर से रिलेटेड। देन जैसे ताजमहल से रिलेटेड एक पीआईएल फाइल हुआ था, एमसी मेहता ने फाइल किया था। ओके, उसके बाद जो मिनिमम वेजेस रहता है हमें लेबर को पे करना पड़ता है, अगर कोई वो पे नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी पीआईएल है। देन इतना ज़्यादा जो करप्शन होता है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इतने सारे करप्शन कर रही है, अगर हमारे पास पूरी उसकी नॉलेज है तो हम डेफिनेटली इस मैटर को कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर गलत होगा तो कोर्ट डेफिनेटली रेमेडी प्रोवाइड करेगी, भले से लेट हो सकता है बट यू विल गेट द रेमेडी। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखेंगे कि पीआईएल फाइल कौन कर सकता है। ये तो आपको पहले ही पता लग गया होगा कि पीआईएल कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन फाइल कर सकता है। अब किसके पास फाइल करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट के पास फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल ऑर्डर के लिए होता है, जैसे सपोज किसी तरीके का न्यूसेंस हो जाता है उसे हटाने के लिए, सपोज जैसे कोई पेड़ गिर गया हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं कि पीआईएल किसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है? स्टेट के अगेंस्ट। अब स्टेट क्या है यहाँ पे? जो आपने आर्टिकल 12 में डेफिनेशन पढ़ रखा है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब स्टेट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, ये 3 बॉडीज है जिनके अगेंस्ट हम लोग पीआईएल फाइल कर सकते हैं। आपको पता है हम किसी भी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट पीआईएल फाइल नहीं कर सकते, लेकिन जो रिस्पोंडेंट है उसका एक पार्टी एक प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे पोल्यूशन रिलेटेड मैटर्स आते हैं तो भले ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास हम लोग जाएंगे तो सारा जो पोल्यूशन है वो कर कौन रहे हैं? कोई पब्लिक बॉडी तो नहीं कर रही होगी ना, ऑब्वियसली जो फैक्ट्रीज है प्राइवेट लोगों की वही कर रहे हैं। तो रिस्पोंडेंट जो फैक्ट्री के ओनर्स है वो लोग भी रिस्पोंडेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो मेन मैटर है वो किसके अगेंस्ट है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग पीआईएल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कंडीशन होती है पीआईएल फाइल करने आते कि मतलब हमने कुछ भी फाइल कर दिया और कोर्ट उसे सुनेगा? देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमने कुछ भी फाइल कर दिया कोर्ट सुनेगा। अगर हम लोग किसी अनरीजनेबल मैटर के लिए पीआईएल फाइल करते तो हमारे ऊपर फाइन भी चार्ज किया जा सकता है। तो और लोग ऐसा होता है ना कि मिसयूज भी करते हैं इस चीज़ का, अपने फेम एंड नेम के लिए करते हैं मिसयूज, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हटाने के लिए गाइडलाइंस इशू किए हैं कोर्ट ने एक केस में, स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह में। इसमें यह बोला गया है कि कोर्ट को हमेशा बोनाफाइड पीआईएल को इनकरेज करना चाहिए। ये जो फर्जी पीआईएल आ जाते हैं अपने नेम फेम के लिए उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो रूल्स फ्रेम करे कि ये मैटर हो या फिर ऐसी ऐसी बात हो तो ही आप पीआईएल फाइल कर सकते हो, कि मतलब ये इंश्योर करने के लिए कि लोग जो है उसका मिसयूज ना करें, ठीक है। उसके बाद कोर्ट जो है वो देखे कि जो भी इंसान मतलब इस पीआईएल को फाइल कर रहा है उसके क्रेडेंशियल्स को जाने। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं और क्या रूल्स हैं। कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि पीआईएल का जो कंटेंट है हाँ वो सुनवाई के लायक है, ठीक है। उसके अंदर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगेन फाइन चार्ज हो सकता है, इनफैक्ट कंटेम्प्ट भी लग सकता है अगर आपने कुछ गलत बातें लिखी हैं तो। देन एक तरीके से हम लोग पब्लिक इंजरी को कम करने की कोशिश करें। और जो अर्जेंट मैटर्स होंगे, पीआईएल फाइल होता है तो उसमें भी कुछ अर्जेंट मैटर्स होते हैं, तो अर्जेंट मैटर्स को पहले प्रायोरिटी दी जाए। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं कि पीआईएल के मेरिट्स क्या हैं। डेफिनेटली पीआईएल के बहुत से मेरिट्स हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ बना रहता है, मतलब आर्बिट्रली कोई कुछ भी नहीं करता। अब जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, अब सबके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट में आके अपना केस फाइल कर सके। बहुत लोग इतने पुअर होते हैं, दे डोंट हैव फूड टू ईट, तो जिसके पास खाना नहीं है तो क्या वो केस फाइल करेगा? डेफिनेटली नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छे पोजीशन पे होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं। जैसे जो जितनी भी अथॉरिटीज है वो एक अपर लेवल पे, वो सिर्फ ऊपर से प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स के बीच में रह रहा होगा वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगा। तो उनके पास ये राइट होना चाहिए कि अपनी बात को कोर्ट तक ले जा सके और कोर्ट इस पर कुछ करे। ये बात खुद जस्टिस पीएन भगवती ने कहा कि गवर्नमेंट अकेले कितना ही कर पाएगी अगर जब तक लोग मैटर को लेके सामने नहीं जाते। और ये ओवर द टाइम इतना पावरफुल रेमेडी प्रूफ हुआ है, वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। तो रूल ऑफ लॉ बना रहता है। देन इसके बाद दूसरी चीज, सबको जस्टिस मिल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के बिहाफ पे, एक सोशल वर्कर या फिर एक पर्सन के एक स्टेप की वजह से सबको रेमेडी मिल जाती है। इसके बाद लोगों का पब्लिक पार्टिसिपेशन भी रहता है कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम पीआईएल के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। इसमें फीस भी कम है, इतनी सारी टेक्निकलिटीज भी नहीं इन्वॉल्व। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को रिव्यू
कर सकता है कोर्ट इस तरीके से। क्यों? क्योंकि लोग कंप्लेंट फाइल कर देंगे, मतलब PIL फाइल कर देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से चेक एंड बैलेंस जो है वो चलता रहता है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं और क्या मेरिट्स हैं। अब जो कोर्ट है वो जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है जैसे प्रिजन, असाइलम, प्रोटेक्टिव होम्स, उन पे भी मॉनिटरिंग करता है। क्यों? क्योंकि लोग PIL फाइल कर देते हैं। कितने PIL फाइल हुए हैं प्रिजनर्स से रिलेटेड, जो कंडीशन रहती है, जो प्रिजनर्स रहते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। देन कम एक्सपेंसिव है और टेक्निकलिटीज इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स ये है कि अब PIL एक तरीका मिल चुका है, तो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मैटर पे ही PIL फाइल करते हैं, तो बहुत सारे मैटर्स कोर्ट के पास आ जाते हैं। इतने मैटर्स हो चुके हैं PIL को कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो PIL ही सुनता रहता है, जो उसका ओरिजिनल जो उसके पास केसेस रहते हैं उसे नहीं एंटरटेन कर पाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल और पर्सनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ फाइल करते हैं कि उनका नाम होगा, उनका फेम होगा कि उन्होंने ये PIL फाइल किया था। अब एक और चीज़ इससे ये होती है कि हम जुडिशरी को बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जो पावर है वो कहीं ना कहीं इधर हिल जाता है। उसके बाद कोर्ट बहुत ज़्यादा डिले करती है, ये तो हमें पता ही है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास कोटेशन भी है, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाई। अब इसके हमारे पास अगेंस्ट में भी कोटेशन है, जस्टिस हरीड, जस्टिस बरेट, नॉट गोइंग इनटू दैट। अब आते हैं एक तरीके से जो गैप होता है ना, जो भी लॉ बनाया गया है ना, और किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है और जुडिशियल सिस्टम उसे क्या करती है, एक तरीके से फिल कर देती है। अब इससे ना कंपीटिंग इंटरेस्ट राइज होते हैं। जैसे अब एक बात बताओ, किसी ने कंप्लेन कर दिया कि फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, तो फैक्ट्री बंद हो जाती है, लेकिन जो इसके अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका क्या? तो एक तरीके से बहुत सारे कंपीटिंग इंटरेस्ट को भी राइज कर देता है, तो बातें बढ़ जाती हैं। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ केस लॉज। तो बहुत सारे केस लॉज देखेंगे, तो फटाफट से चल देखते हैं। डॉक्टर उपेंद्र बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में ये हुआ था कि जो लॉ प्रोफेसर थे उन्होंने लेटर लिखा कोर्ट को, ये बोला गया कि जितने भी आगरा प्रोटेक्टिव होम में वुमेन प्रिजनर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ही इनह्यूमन तरीके से रखा गया है। तो कोर्ट ने इसे, एक लेटर दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे PIL समझा और कहा कि प्रोटेक्टिव होम की कंडीशन इंप्रूव करी जाए। अगले स्लाइड में देखते हैं MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को आप इतने अच्छे से याद कर लो क्योंकि MC मेहता एनवायरनमेंट को लेके इतने ज़्यादा उन्होंने PIL फाइल किए हैं। अब वो पोल्यूशन से रिलेटेड हो, गंगा से रिलेटेड हो, ठीक है, ताजमहल से रिलेटेड बहुत सारे केसेस फाइल किए हैं MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। PIL तो MC मेहता को मस्ट मेंशन करना है, ठीक है। तो ये वाला जो केस है गंगा वाटर के अगेंस्ट था। अब देखो यहाँ पे जो MC मेहता है वो अकेले तो गंगा का पानी नहीं यूज़ कर रहे ना, बाकी लोग भी गंगा का वाटर यूज़ कर रहे थे, तो बेसिकली उन पब्लिक के बिहाफ पे इन्होंने PIL फाइल किया। अगले स्लाइड में देखते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे एक आंगनवाड़ी वर्कर थी, वो एक चाइल्ड मैरिज हो रही थी, तो उस बच्ची को बचा रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, उनके साथ रेप कर दिया, उसका उन्हें मार डाला। तो इनके बिहाफ पे मतलब PIL फाइल हुआ कि गाइडलाइंस बनाई जाए कि वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए एट वर्क प्लेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी इशू करी थी। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, यहाँ पे देखेंगे केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें यह हुआ था कि कोर्ट ने आधार कार्ड को बोला वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उन प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया जिन प्रोविजन की वजह से जो नॉन स्टेट पार्टीज है उन्हें आधार, वो जिन प्रोविजन के थ्रू आधार मैंडेटरी कर रहे थे, मतलब नॉन स्टेट पार्टीज आधार को मैंडेटरी नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि आधार की सिक्योरिटी नहीं बनी रह पाएगी इसकी वजह से। अगले स्लाइड पे देखते हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में एक NGO था, उन्होंने काम किया, बहुत सारे बंधुआ मजदूर थे, खदान में काम करते थे, उन्हें वहाँ से आज़ाद करवाया, बच्चे भी थे वहाँ पे, तो दिस वाज ऑल। अगले स्लाइड पे लक्ष्मीकांत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसा होता जो फॉरेन पेरेंट्स थे वो इंडियन बच्चों को अडॉप्ट करते थे और क्या करते थे ना, गलत पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, जैसे प्रोस्टिट्यूशन, इन सब पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। तो इसके अगेंस्ट PIL फाइल हुआ, तो कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू किया, ये बोला कि क्या गाइडलाइंस इशू करी गई कि अगर कोई भी फॉरेन पेरेंट इंडियन चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहता है तो उनके कंटेक्स्ट में गाइडलाइन इशू किए गए। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बताऊंगी। जैसे हमने PIL के बारे में पढ़ा, लेकिन PIL तो कहीं पे मेंशन है ही नहीं, ना किसी स्टैट्यूट में मेंशन है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो आखिरकार ये पावर मिलती कहाँ से है? कोर्ट ने ऐसे ही तो कुछ भी नहीं कर लिया ना। तो ये जो पावर है कोर्ट को मिलती है आर्टिकल 39A, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो जस्टिस है वो सबको मिलना चाहिए, किसी को भी डिनाई नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज उनकी इकोनॉमिकली वो
डिसेबल है इस चीज़, इकोनॉमिकली सोशली डिसेबल है इस चीज़ को लेने के लिए। तो जस्टिस सबको अवेलेबल होनी चाहिए, इनफैक्ट फ्री जस्टिस भी लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये जो था, ये जितना भी हमने सब चीज़ पढ़ी, ये कौन से आर्टिकल के थ्रू बैकिंग है इसकी, आर्टिकल 39A। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।